अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब पर एक मरतबा फिर पाबंदी आयद कर दी है। जियो इंतज़ामिया ने कैपिटल टॉक के जो एंकर हैं हामिद मीर साहब, उनको उस प्रोग्राम से अलग कर दिया। अब वो आज से जो प्रोग्राम उनका होगा उसकी वो मेज़बानी नहीं करेंगे। और ख़ुद हामिद मीर साहब ने अपने एक ट्विटर पैगाम के ज़रिए इस बात की तस्दीक की है कि जनाब मुझे इस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया, लेकिन मैं बाज नहीं आऊँगा। जो मैं बात है वो मैं करता रहूँगा, क्योंकि अब मेरे ख़ानदान को भी धमकियाँ दी जा रही हैं। सिर्फ ये बात उनका कहना था कि ये बात अब सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं रह गई, ये धमकियों वाली बात, अब मेरे अहले खाना को भी संगीन धमकियाँ दी जा रही हैं। लिहाजा खामोश नहीं होगा, अब इस बात का जवाब दिया जाएगा। प्रॉब्लम ये है, जो हुकूमत में लोग चले जाते हैं उनको सिर्फ सब अच्छा की आवाज़ें अच्छी लगती हैं, और उन लोगों की आवाज़ें अच्छी लगती हैं जो हुकूमती तर्जुमानों की आवाज़ में आवाज़ मिला के बात करते हैं। जो लोग इख्तलाफ करते हैं, इख्तलाफ राय की जुर्रत रखते हैं, उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त मीडियाई मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश की जा रही है और इसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। हामिद मीर साहब पर पाबंदी तो इस अमल का नुक्ता आगाज़ है, क्योंकि इसकी आड़ में एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया जा रहा है जिसका नाम है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस। और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमारा जो मीडिया है उसको कंट्रोल किया जाएगा, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, यानी कि वो मीडियम जिससे मैं आपके साथ मुखातब हूँ। इस मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। ये क्या पाबंदियाँ, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले हामिद मीर साहब पर ज़रा हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। हामिद मीर साहब पर जो पाबंदी आयद की गई उसकी बुनियादी वजह वो तकरीर है जो उन्होंने असद तूर से इजहार यकजहती के लिए होने वाली रैली में की, और और वो तकरीर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उससे परेशानी भी। मैंने कल के व्लॉग में भी इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो बज़ाहिर तो मीडिया के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो तर्जुमानी किसी और जगह की करते हैं। तो ऐसे ही हुआ। हामिद मीर साहब की इस तकरीर के बाद जो जियो इंतज़ामी है उस पर ख़ासा बोझ डाल दिया गया, और 2 दिन तक वो उस बोझ को बर्दाश्त करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार उस बोझ के नीचे आकर दब गए। जियो इंतज़ामी ने घुटने टेक दी और हामिद मीर साहब को इस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया। हामिद मीर साहब को इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऑफ एयर किया गया था, बल्कि उसके साथ साथ कई सहाफ़ी उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया, जिसमें तलत साहब भी शामिल हैं, जिन पर भी फवाद चौधरी ने BBC के प्रोग्राम के अंदर कहा था कि जनाब ये तो इस वक्त किसी चैनल के मुलाजिम ही नहीं है, लिहाजा ये तो सहाफ़ी है ही नहीं। लेकिन अब बंदा उनसे क्या पूछे कि सहाफ़ी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी अखबार, किसी रसाले, किसी चैनल से ही मुंसलिक हो, क्योंकि सहाफ़त एक फुल टाइम जॉब है, और उसके लिए जिस तरह एक सिपाही हर वक्त 24 घंटे मोर्चे पर रहता है, वो सिपाही ही रहता है, इसी तरीके से एक जो सहाफ़ी है वो इन द लाइन ऑफ फायर, वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हर वक्त मौजूद रहता है, लिहाजा वो उससे अलग नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि ये जो हामिद मीर साहब पर पाबंदी है, ये उस अमल का नुक्ता आगाज़ है जो हुकूमत मीडिया पर पाबंदियाँ आयद करने के लिए कोशिशें कर रही है, और उस सिलसिले की कड़ी है ये जो है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, जिसको किसी भी वक्त नाफिज किया जा सकता है। और हो सकता है जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हो उस वक्त सदर साहब अपने दस्तखत करके इस ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल देकर 120 दिन के लिए हम पर मुसल्लत कर दें, लेकिन इसके नताइज हमें डेफिनेटली भुगतने भी पड़ेंगे, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के साथ जो सोशल मीडिया पर लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए तो बेशुमार रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं, जैसे पैमरा है, PTA है, और इस किस्म के प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, वो मौजूद हैं इन तमाम लोगों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन डिजिटल मीडिया पर चूँकि हर एक बात की जा सकती है और इख्तलाफ राय को भी बयान किया जा सकता है बहुत खुलकर, और अच्छे अंदाज में आपके साथ उस वाले से डिस्कशन हो सकती है, और करंट अफेयर्स के मामलों पर ज़्यादा डिस्कशन होती है। लिहाजा ये जो करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट है इस पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और इसीलिए वो लोग जो सरकारी भोंपू मुहिम का हिस्सा नहीं बनते उनको उनकी आवाज़ को खामोश कराने का मुकम्मल तौर पर इस बात का प्लान कर लिया गया। अब हुकूमत की 2 अमली मुलाज़ा फरमाएं। एक तरफ ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल को कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है, और इस पर यह कहा गया कि हम सहाफ़ियों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और उस बिल के टेबल होने के 2 दिन बाद 3 लोग असद तूर के घर में दाखिल होते हैं और उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं और खामोशी के साथ चले जाते हैं, और आज तक उन बंदों का नहीं पता चला। हालांकि CCTV फुटेज के अंदर भी नज़र आ रहे थे ये 3 लोग आ रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान का जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर सके। अब इस कानून के तहत ये जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया कि एक तरफ है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल
और दूसरी जानिब है ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस। होगा क्या कि ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे इस ऑर्डिनेंस के तहत। उन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए जो इख्तलाफ बयान करते हैं उनको सज़ाएँ दी जाएंगी, और वो सज़ाएँ 3 साल तक मुद्दत की हो सकती हैं, और इसके साथ साथ उनको करोड़ों रुपए का जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में नहीं की जा सकेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जा सकेगी। इसका मतलब ये है कि जो 2 अपीलों के फोरम हैं जो पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरियों को हासिल हैं कि किसी के बारे में कोई फ़ैसला होता है तो वो सिविल से सेशन में आता है, सेशन से हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो उसके 2 फोरम उसके पास होते हैं अपीलों के, 3 फोरम मजमूई तौर पर। लेकिन अब सहाफ़ियों को इस अमल से बिल्कुल इम्तियाज़ी तौर पर अलग करके उनके लिए अपील का सिर्फ एक फोरम रखा गया, और उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और दिलचस्प बात यह है कि मुल्क का जो आइन है, दस्तूर पाकिस्तान जो है, वो किसी भी किस्म की इम्तियाज़ी कानून साजी पर पाबंदी लगाता है, यानी कि ऐसी कानून साजी जिससे किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को निशाना बनाया जाए या उसको टारगेट लेके कानून साजी की जाए, तो मुल्की आइन इस बात की सख्ती से मुमानियत करता है। और आइन का आर्टिकल 19 और 90A जो है वो तमाम शहरियों के लिए हक़ इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी देते हैं। लेकिन क्या करें, जहां हुकूमत ट्विटर पर चलती हो, जहां हुकूमत अपने हर इक़दाम की प्रोजेक्शन के लिए सोशल मीडिया के सरकारी तर्जुमानों की मोहताज हो, जहां हुकूमत कारकर्दगी पर सवालात के जवाब देने की बजाय ट्रोलिंग की पॉलिसी को अपनाएं, जहां पर हुकूमत क्या जो है तर्जुमानों के जो इजलास हैं वो अहम तरीन सरकारी मसरूफियत हो, ऐसे में इख्तलाफ सुनना, बर्दाश्त करना, गवारा करना बिल्कुल ही बड़ा मुश्किल काम है। और उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ऐसी तमाम इख्तलाफी आवाज़ों को ख़ामोश कर दिया जाए। अब आर्डिनेंस में सिर्फ ये नहीं है, आर्डिनेंस के ज़रिए जो मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, एक तो ये है कि जो इख्तलाफ है उसको दबाया जाए, और दूसरी तरफ ऐसी सख्त शराइत आयद कर दी जाएँ कि सोशल मीडिया पर आकर बात करना ही मुश्किल हो जाए। मिसाल के तौर पर कौन लाखों की फ़ीस अदा करके जो है अथॉरिटीज़ से लाइसेंस हासिल करे, और फिर लाइसेंस के लिए भी शराइत हैं कि जनाब आपने सिटी लेवल के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, या आपने जो है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चलाना है, या आपने प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, या आपने नेशन वाइड यूट्यूब चैनल चलाना है, या आपने यूनिवर्सल लेवल पर जो है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपने यूट्यूब चैनल चलाना है। तो हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक लेवल के ऊपर उसकी जो फ़ीस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उस फ़ीस को अदा करने के बाद भी आप पर ये पाबंदी रहेगी कि आपने कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी। तो वो जो रेड लाइंस की जिक्र मैंने कल वाले वीलॉग में किया था, जो अगर आपको याद हो, तो वो रेड लाइंस अब हमारे बिल्कुल जो है ना, जहाँ तक हम खड़े हैं उनके पैरों की बिल्कुल साथ साथ वो रेड लाइंस को अब बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई आगे कदम ना बढ़ा सके। तो बड़ा ही मुश्किल सूरत हाल से हम लोग ख़ास तौर पर दो चार होने वाले हैं। और सोशल मीडिया ने इनफैक्ट ये जब से गवर्नमेंट आई थी, इसने जो रेगुलर मीडिया था, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी तो गर्दन बिल्कुल ही दबा दी थी, जिसकी वजह से सैकड़ों हज़ारों सहाफ़ी जो हैं और मीडिया वर्कर्स जो है वो बेरोज़गार हो गए। और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनको ये मौका फराहम किया कि वो अपनी एक तो आप तक सही हकीकी ख़बरें पहुंचा सकें और कुछ अपने लिए कुछ और बंदोबस्त भी कर सकें। लेकिन अब इसके तहत ये सिलसिला जारी रखना अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ एक जानिब तो पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, दूसरी जानिब ये शर्त भी आयद कर दी गई है कि आप जो प्रोग्राम करेंगे, जो वीलॉग करेंगे, उसका जो 10% कंटेंट है वो हुकूमत की पॉलिसियों से उसके वो होगा, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए मुख्तस किया जाएगा। यानी कि हर प्रोग्राम का आपके कंटेंट का 10% हिस्सा सिर्फ हुकूमत की वाह के लिए मखसूस होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम या तो PTI के भूंपू बन जाएं या फिर इसको बंद करके घर चले जाएं, क्योंकि ये जो इख्तलाफ की आवाज़ है वो सुनना, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। जब मैंने जब जर्नलिज़म को ज्वाइन किया था, मैंने आपको शायद पहले भी जिक्र किया हो कि मैंने अपनी जो जर्नलिस्टिक लाइफ है इसका आगाज़ किया था रोज़नामा मुसावात से। और उस वक़्त अभी ताज़ा मुसावात जो है वो मार्शल लॉ की पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद जारी हुआ था। तो मुसावात की जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ पे जो पुरानी फ़ाइलें पड़ी होती थी, तो वो देखने में मिलता था
कि जो अखबारात के सफ़े हैं ना वो बिल्कुल खाली होते थे, किसी जगह पर एक ख़बर लगी हुई है और बाकी नीचे सारे के सारे कॉलम्स खाली हैं, जिससे पता चलता था कि ये सेंसर की नज़र हो गए और वो तमाम मैटर वहाँ से उखाड़ लिया जाता था, क्योंकि उसमें मैनुअल पेस्टिंग होती थी। तब तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। तो उस वक्त भी यानी कि ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर जो मार्शल लॉ की पाबंदियाँ थीं वो ऐसी थी कि सेंसरशिप की नज़र, हर एक कंटेंट सेंसरशिप की नज़र हो जाता था। जहाँ पर भुट्टो साहब का नाम आता था, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का नाम आता था, जहाँ पे जमहूरियत का नाम आता था, वो पूरी की पूरी खबर ही सेंसरशिप की नज़र हो जाती थी। और अब भी मीडियाई मार्शल लॉ नाफज करने की कोशिश की है। ज़िया मार्शल लॉ जिनको याद है वो तो इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से आगाह होंगे, लेकिन ये जो मीडियाई मार्शल लॉ है इसका भी अब हमें सामना करने के लिए, इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ज़रा बात करते हैं आपके सवालों पर। मदनी मलिक साहब का सवाल है जी, मरियम बीबी ना इस पार्लियामेंट को मानती हैं और ना इमरान खान को वज़ीर आज़म, तो फिर नून लीग पार्लिमानी सियासत पर कैसे राज़ी होगी? मदनी मलिक साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो बात है ना मरियम बीबी की, मरियम बीबी इस वक्त तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अभी कन्विक्शन उनके ऊपर बरकरार है और जिसकी वजह से वो कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती, लिहाजा वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन उनकी जो जमात है वो पार्लियामेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसके साथ साथ सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी उसकी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। 21 सीटें सेनेट के अंदर हैं और इसी तरीके से नेशनल असम्बली में 80 के करीब उनकी सीटें हैं, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद है। मरियम नवाज़ साहिबा की पार्लियामेंट में अदम मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि नून लीग की पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो शायद ये है कि नून लीग ये चाहती थी कि हम पार्लियामेंट से अपने आप को पुल आउट कर लें और तमाम अपोजिशन जमातें इस अमल से बाहर आ जाएं, ताकि हुकूमत पर प्रेशर बढ़े और असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो है इलेक्शंस कराना अब वो मुमकिन नहीं था। और पीपल्स पार्टी ने इस बात से चूँकि डिसएग्री किया था कि हमें पार्लियामेंट्री फोरम को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लिहाजा वो पीडीएम उस मामले पर इख्तलाफात की नज़र हो गया और ये सारा अमल रुक गया। अब जो पार्लियामेंट का फोरम है वो इस वक्त खाली करना पोजीशन के लिए भी मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब होगा, क्योंकि वो उस सूरत में ये वाला कार्ड खेला जाता अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी वगैरह जो जमातें हैं वो तमाम इसके साथ ऑन बोर्ड होती और वहाँ से वो अपने आप को वापस लेती, तो फिर ये वाला कार्ड मौजूद था। लेकिन अब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि एजिटेशनल मोड में भी वो जा नहीं सकते, क्योंकि अभी जो पीडीएम का इजलास हुआ था उसके अंदर जो उन्होंने एहतजाजी तहरीक के लिए जो पहली डेट दी है वो जुलाई की दी है और दूसरी तारीख आई है अगस्त की, 14 अगस्त को। लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये बजट के बाद ही तमाम मामलात पर अपोजिशन ने भी नज़रें जमाई हुई हैं, क्योंकि अपोजिशन को इस बात का यकीन है या उनको इस बात के भिनक है कि बजट पास कराना हुकूमत के लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लिहाजा उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रीअलाइन करने की कोशिश की है और पार्लियामेंट्री सिस्टम से अभी वो शायद बाहर जाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो फिर वहाँ पे बाई इलेक्शन हो जाएंगे और बाई इलेक्शंस का नतीजे में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा पार्लियामेंट्री सियासत पर उनका आना इस वक्त मजबूरी थी। लेकिन बात वो वाली है कि अगर इस्तीफे नहीं देने थे तो फिर पीपल्स पार्टी की बात ही मान लेते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। अच्छा जी, शफीक आसिम जी साहब का सवाल है जी, उनका ये कहना है, बल्कि उनके कमेंट्स थे कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए शायद खकान अब्बासी को नून लीग का सदर बना दें। बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने खुद कह दिया कि मैं नंबर 2 हूँ, और जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं नंबर 2 हूँ मुस्लिम लीग नून में, तो इसका मतलब है कि उनके पास तमाम इख्तियारात हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के काफ़ी काबिल एतमाद हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली जो इजलास हुआ था नून लीग का, जो मैंने आपको बताया था कि 5 घंटे तवील इजलास था, उसमें उन्होंने शायद खकान अब्बासी की अच्छी खासी हौसला अफजाई की थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो पॉलिसी बयान दिया है वही नून लीग की पॉलिसी है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त वो अमलन बतौर सदर मुस्लिम लीग नून काम करें। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर एक हतमी ऐलान कर दिया जाए तो वो भी बहुत काफ़ी होगा। तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।